नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू किया गया। किस राज्य में दोस्तों भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू किया गया। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टि से। दोस्तों, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। ऑप्शन नंबर 1 असम हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, ये दोस्तों पहली बात तो 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, 99.99। और इसे स्थापित किसने किया है तो आयल इंडिया लिमिटेड ने। और कहाँ स्थापित किया है तो असम के जोरहट पंप स्टेशन पर दोस्तों इसे स्थापित किया गया है। असम के जोरहट पंप स्टेशन पर इसे स्थापित किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा असम। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों, हमारे संविधान में जो अनुसूची दी गई है उनमें कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों, अगर भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कुल 12 अनुसूची है और हमारे ऑप्शन है 8वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है या 9वीं, 10वीं, 11वीं, कौन सी संबंधित है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो पंचायती राज से संबंधित है और इसमें दोस्तों 29 विषय दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, पंचायती राज से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। और दोस्तों अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषाओं का उल्लेख है। और दोस्तों 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं तो वर्तमान में 22, कुल 22 भाषाएं दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल है। 9वीं अनुसूची की अगर बात करें दोस्तों हम तो 9वीं अनुसूची दोस्तों ये हमारी भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची संबंधित है। और 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। किसका प्रयोग दोस्तों पेंसिल में किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फास्फोरस। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग दोस्तों पेंसिल में किया जाता है। और अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें तो आप जानते हैं ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट जो है वो दोस्तों कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट की और अगर बात करें तो ये दोस्तों विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करें तो यह दोस्तों कार्बन परिवार का अधात्विक रासायनिक तत्व है। ये कार्बन परिवार का अधात्विक रासायनिक तत्व है। और चारकोल की बात करें तो दोस्तों ये ग्रेफाइटिक कार्बन का अशुद्ध रूप है। ये ग्रेफाइटिक कार्बन का अशुद्ध रूप कौन सा है तो चारकोल है। और फास्फोरस दोस्तों, फास्फोरस की बात करें तो ये नाइट्रोजन परिवार का एक अधात्विक रासायनिक तत्व है। ये नाइट्रोजन परिवार का है और सिलिकॉन कार्बन परिवार का है। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन परिवार का अधात्विक रासायनिक तत्व है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। हमारे ऑप्शन है जगदीप धनखड़, आशीष कुमार चौहान, द्रौपदी मुर्मू, नलिन नेगी। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में ऑप्शन नंबर 1 जगदीप धनखड़ को चुना गया है। दोस्तों अगर हम 13वें उपराष्ट्रपति की बात करें तो 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे तो एम वेंकैया नायडू ये 13वें उपराष्ट्रपति थे हमारे, वेंकैया नायडू। और दोस्तों जगदीप धनखड़ की बात करें तो जगदीप धनखड़ इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे। और दोस्तों इन्होंने अपने विपक्षी मार्गरेट अल्वा को 346 मतों से पराजित किया। 346 मतों से जगदीप धनखड़ ने अपने विपक्षी मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। और दोस्तों ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों हमारे अगला ऑप्शन क्या है, तो आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार दोस्तों एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दोस्तों ये एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। कौन, तो आशीष कुमार चौहान। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीप धनखड़। और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। 15वें राष्ट्रपति के रूप में, ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। और दोस्तों 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जगदीप धनखड़। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में हुआ, हमारे ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1555 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1576 ईस्वी। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और इसमें दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो मान सिंह ने किया था। और दोस्तों ये कब हुआ था युद्ध, तो 1576 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 1526 ईस्वी की, तो आप जानते हैं दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके हत्या कर दी और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो किसने की, तो बाबर ने की दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1565 की बात करें तो 1565 में दोस्तों आप जानते हैं कि तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों ये युद्ध जो था वो विजयनगर के पतन का कारण था। यही युद्ध, तालीकोटा का युद्ध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था। उसके बाद दोस्तों 1555 की बात करें तो 1555 में युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ दोस्तों, और ये युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य। सिकंदर सूरी के मध्य हुआ। दोस्तों ये सिकंदर सूरी कौन था, तो ये सूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी था। और इसे ही पराजित करके दोस्तों हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1576। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 प्राप्त हुआ है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन है कोनसम इम्बोमचा। ऑप्शन 2 हमारा है लोरेम्बम बिनो देवी और पद्मजा रेड्डी विक्टर बनर्जी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विक्टर बनर्जी। दोस्तों विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2022 प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठभाग में सांची का स्तूप रूपांकित किया गया है। दोस्तों कौन सी नोट है जिसमें सांची का स्तूप का पीछे, नोट के पीछे सांची का स्तूप बना हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 200 रुपये। दोस्तों 200 रुपये का नोट जो है उसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपये। उसके बाद दोस्तों 50 रुपये की अगर बात करें तो 50 रुपये पर दोस्तों हम्पी रथ बना हुआ है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी रथ। 500 रुपये पर दोस्तों लाल किला बना हुआ है। 500 रुपये पर। और 2000 रुपये की बात करें तो आप जानते हैं 2000 पर दोस्तों मंगलयान बना हुआ है। और दोस्तों 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये पर रानी की वाव। 100 रुपये पर रानी की वाव, 50 पर हम्पी का रथ, 200 पर सांची का स्तूप और 500 के नोट पर दोस्तों लाल किला बना हुआ है। 2000 पर मंगलयान। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है। दोस्तों यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। तो इसमें हमारे ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों वो सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है कि कोई भी विधेयक तब तक धन विधेयक नहीं होता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है
कि कोई भी विधेयक तब तक धन विधेयक नहीं होता है जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित न किया जाए। तो दोस्तों क्या होता है कि कब कोई भी विधेयक वित्त विधेयक होता है, जब लोकसभा अध्यक्ष उसे प्रमाणित कर देता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि जून 2022 में चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है दोस्तों वो चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दोस्तों है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? हमारे ऑप्शन है अमरकंटक, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक जो है यहाँ से नील नदी निकलती है और दोस्तों ये नर्मदा नदी निकलती है, सॉरी दोस्तों, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और यही दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम है। और अमरकंटक के दोस्तों पश्चिमी भाग से, अमरकंटक के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है। और अगर इसके पूर्वी भाग की बात करें दोस्तों, इसके दक्षिणी भाग से, अमरकंटक के दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। दक्षिणी भाग से अमरकंटक की महानदी निकलती है और इसके उत्तरी भाग से दोस्तों सोन नदी निकलती है। उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है। और दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये एमपी की सबसे, यानी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद अगले ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों, सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है दोस्तों ये इसके पूर्वी हिस्से से, सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। दोस्तों इसके पूर्व से ताप्ती नदी निकलती है और अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा निकलती है। तो सतपुड़ा के पूर्व से दोस्तों ताप्ती नदी निकलती है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीलगिरी। दोस्तों नीलगिरी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा। और ये दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुदी दोस्तों है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये दोस्तों डोडा बेट्टा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। उसके बाद दोस्तों अरावली जो है ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। और दोस्तों इसके पश्चिम भाग से माही और लूनी नदी निकलती है। माही और लूनी नदी ये दोस्तों अरावली के पश्चिम भाग से निकलती है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन ई का संबंध किस रासायनिक यौगिक से है? विटामिन ई का संबंध दोस्तों किस रासायनिक यौगिक से है? हमारे ऑप्शन है टोकोफेराल, बायोटीन, कैल्सीफेराल, नेफ्टोक्विनोन। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है। और दोस्तों विटामिन की खोज किसने की? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों विटामिन की खोज की। और बायोटीन दोस्तों ये बायोटीन है वो विटामिन B7 है। और कैल्सीफेराल विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि, दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? इसमें हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। गुजरात राज्य की दोस्तों तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। इसकी तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर और ये सबसे लंबी है। और अगर बात करें दोस्तों तमिलनाडु की तो इसकी तटरेखा 940 किलोमीटर है, 940 किलोमीटर। और तमिलनाडु के तट को दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो तटरेखा है वो 720 किलोमीटर की है और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गलगंड शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण बनता है? गलगंड जो दोस्तों ये है वो शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण बनता है? हमारे ऑप्शन है एड्रिनेलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन दोस्तों इसकी कमी से गलगंड शरीर में ये गलगंड रोग हो जाता है। और दोस्तों एड्रेनिल से दोस्तों
ये डर के समय ये स्रावित होता है एड्रेनलिन। और ये दोस्तों डर के समय कैसे, जब दिल की धड़कन तेज होती है तब ये बनता है दोस्तों हमारे शरीर में। और एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन दोस्तों ये महिलाओं का सेक्स हार्मोन है, महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों का दोस्तों सेक्स हार्मोन है। और दोस्तों ये थायरॉक्सिन जो है वो गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है, सूजन आ जाती है इसकी कमी से। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, हमारे ऑप्शन है कूलम, एम्पियर, ओम, वाट। तो इसमें हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम है। और कूलम की अगर बात करें दोस्तों, कूलम तो ये विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई कूलम है। और उसके बाद एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। और वाट दोस्तों आप जानते हैं कि अश्वशक्ति, अश्वशक्ति की इकाई वाट है। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। दोस्तों अश्वशक्ति की इकाई वाट है और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये दोस्तों वाट, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म। दोस्तों रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, हमारे ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक लिखी है। और अगर सी आर दास की बात करें तो सी आर दास की पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। दोस्तों इनकी पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, ये सी आर दास की पुस्तक है। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक ये किसकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बी आर अम्बेडकर। सी आर दास की पुस्तक दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि इंडिया फॉर इंडियंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है। कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, हिमालय, अरावली, राजमहल पर्वत। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय दोस्तों जो है वो अवशिष्ट पर्वत नहीं है, हिमालय। और दोस्तों ये नीलगिरी, नीलगिरी दोस्तों जो है वो भ्रंशोत्थ पर्वत है। और हिमालय, आल्पस, एटलस ये सभी दोस्तों वलित पर्वत हैं। और ये अरावली अवशिष्ट पर्वत है। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दोस्तों, राष्ट्रीय की बात कर रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 8 मार्च, 13 फरवरी, 11 जुलाई, 21 मार्च। इसमें हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, तो दोस्तों इस दिन सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे, सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। और इसीलिए दोस्तों इसे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 8 मार्च की बात करें तो दोस्तों 8 मार्च को आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 13 फरवरी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, अरस्तु, मेंडल, पुरकिंजे। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। और मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए, मटर के पौधे पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए। और मटर का अगर बात करें दोस्तों, इसका जो बॉटैनिकल नेम है मटर का, तो पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम दोस्तों मटर का बॉटैनिकल नेम है। और दोस्तों आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। और मटर के पौधे का बॉटैनिकल नेम पाइसम सेटाइवम होता है। दोस्तों रॉबर्ट हुक की बात करें तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की।
और अरस्तु, इन्हें दोस्तों जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। पुरकिंजे ने दोस्तों प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया किसने? तो पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अरस्तु ने दोस्तों जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है और इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों हमारा है कि प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम किस राज्य में विकसित नृत्य शैली है? दोस्तों प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम किस राज्य में विकसित नृत्य शैली है? इसमें हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल, ऑप्शन नंबर 2। केरल जो है दोस्तों ये मोहिनीअट्टम केरल का विकसित नृत्य शैली है और ये दोस्तों मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें दोस्तों अगर केरल के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो पहला तो ये मोहिनीअट्टम हो गया। उसके बाद दोस्तों केरल का दूसरा कौन सा है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो है वो केरल के हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी। तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और उसके बाद दोस्तों मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओडिसी, असम का सत्रिया और कत्थक उत्तर भारत का कत्थक। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और दोस्तों कर्नाटक का एक लोक नृत्य है यक्षगान जो है वो लोक नृत्य है दोस्तों और ये कर्नाटक का है दोस्तों। उसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये 20वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।